हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। तो मैंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया है और आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मिशन। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर वालों को 3 सब्जेक्ट्स कराने वाली हूँ जिसमें आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो आसान होते हैं, आप रीड करके भी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट्स मैं कराऊंगी उसमें पास होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब तो डिफ़िकल्ट है ही, क्योंकि अभी आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल रही होंगी। इन बच्चों की हेल्प करने के लिए मैं आई हूँ ताकि वो अपना एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बिज़नेस लॉ का क्या देने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आपका इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा आप आगे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। क्योंकि पूरे बिज़नेस लॉ में जो मैं यहाँ आज टर्म्स कराने वाली हूँ वो यूज़ होती हैं। जब तक आप इन टर्म्स को, डेफिनेशंस को समझेंगे नहीं, तब तक आपको बिज़नेस लॉ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं डायरेक्ट ना स्टार्ट करते हुए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है बिज़नेस लॉ। थोड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बिज़नेस लॉ जो बिज़नेस पे लगता है, कमर्शियल पे लगता है, इसे कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, कंपनी हो गई। कंपनी के लिए तो अलग से बुक है, तो कंपनी के लिए इसमें नहीं लिखा हुआ। तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर कुछ और माइनर कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। बिज़नेस लॉ में यही बताया गया कि बिज़नेस लॉ के ऊपर क्या लॉ लगते हैं। मतलब एक जैसे कोई एलएलपी खुल रही है या फिर कोई पार्टनरशिप खुल रही है, उसके लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है। अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, वो सारा का सारा बिज़नेस लॉ, कमर्शियल लॉ जो कमर्शियल पे लगता है, जो सेल परचेज सब पे लगता है, वो बिज़नेस लॉ होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आती है उस हिसाब से क्या चलते हैं, हमारे बिजनेसेस चलते हैं। हमारे कमर्शियल नेचर जो भी लॉ लगाए जाते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो वही बिज़नेस लॉ में सारे रूल्स दिए होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आपको कुछ डेफिनेशंस कराने वाली हूँ ताकि आगे जाके आपको बिज़नेस लॉ पढ़ने में कुछ डिफ़िकल्टी ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? जब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ अपनी विलिंगनेस बताता है तो वो प्रपोजल होता है। प्रपोजल के बारे में इतना कुछ दिया नहीं हुआ। प्रपोजल के बारे में सीधी सी डेफिनेशन दी हुई है कि कोई व्यक्ति अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे को बताता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कि मैं आपके साथ ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या कुछ भी बताता है, विलिंगनेस बताता है अपनी, तो वो क्या होता है प्रपोजल। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं राम और श्याम का। राम ने अपनी विलिंगनेस बताई श्याम को। क्या बताई? कि वो उसका स्कूटर खरीदना चाहता है 5,000 में, 5,000 में क्या करना चाहता है, वो उसका स्कूटर खरीदना चाहता है। ठीक है, तो वो राम की तरफ से क्या होगा, प्रपोजल। को एक्सेप्टेंस का भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं राम और श्याम का मैंने अभी लिया था ना, तो राम और श्याम को ही ले लेते हैं दोबारा। राम ने श्याम को फिर से क्या दी, स्कूटर के लिए क्या बोला, मैं आपका स्कूटर लेना चाहता हूँ। लेकिन श्याम ने भी क्या किया, ठीक है मैं तुम्हें अपना स्कूटर देने को तैयार हूँ। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों हो गई। ये हो चुका है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में आ चुका है। सो हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आती है प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होता है? अभी हमने प्रपोजल किया ना, अभी एक एग्जांपल लिया था हमने राम और श्याम का। राम ने क्या किया, श्याम को क्या किया, ऑफ़र दिया कि मैं आपका स्कूटर क्या करना चाहता हूँ, ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो उन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया ना कि मैं आपको अपना स्कूटर दूंगा 5,000 में, आप मुझे 5,000 रुपये देना। ठीक है, तो अब उन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होते हैं? प्रोमिसर वो होता है कि मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, और आपने भी वो प्रॉमिस क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अभी कुछ लोगों ने नहीं किया है, फिर भी एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं क्या हूँ, प्रोमिसर, और आपने एक्सेप्ट किया है तो वो आप क्या है, प्रोमिसी। ये बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, एग्जांपल देके बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है बिजनेस लॉ। ठीक है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन होता है समथिंग फॉर समथिंग। आप कुछ लो, हमें कुछ दो, समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, अब मैं इसके लिए भी एग्जांपल ले लेती हूँ एक। जैसे अभी राम और श्याम का हमने एग्जांपल लिया, तो राम ने श्याम को क्या दिया था, स्कूटर, और श्याम ने राम को क्या दिया था, 5,000 रुपीज़। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कंसीडरेशन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो ये होता है कंसीडरेशन, मतलब कुछ के बदले में कुछ देना।
आगे हमारी 5th डेफिनेशन आती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जब कोई आदमी दूसरे को अपनी विलिंगनेस बताता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। अभी फिर से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ राम और श्याम का। राम ने प्रॉमिस किया श्याम को कि मैं अपना स्कूटर दूंगा, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, हाँ मैं तुम्हें 5000 रुपये में ये स्कूटर लेने के लिए तैयार हूँ। अब एग्रीमेंट के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब जो एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ, जो भी कुछ भी एग्रीमेंट हुआ, तो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो फुलफिल होंगी तभी जाके क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एग्रीमेंट तो क्या है? किसी के साथ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एग्रीमेंट तो हो जाता है आसानी से। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? नाम से क्या लग रहा है? कुछ गलती है, मतलब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, इनमें ये कोर्ट को दिखाई नहीं देते हैं। वॉइड है, हम तो बिल्कुल अंधे हो गए, कोर्ट बिल्कुल अंधा हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स में। ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, इसके लिए कोई अनफोर्सबिलिटी है ही नहीं कोर्ट पे। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ वॉइड एग्रीमेंट का, कि निशांत और नेहा है। निशांत ने क्या किया? नेहा को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए हवा में, बादलों में क्या बनाऊँगा? महल बनाऊँगा। और नेहा बड़ी खुश होगी, तो एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो ये ऐसे ही होते हैं वॉइड एग्रीमेंट, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये किसी एक पार्टी की तरफ से क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। मतलब किसी पार्टी की मर्जी होती है कि वो एनफोर्स भी करा सकते हैं, उनकी मर्जी है कि नहीं भी करा सकते। जैसे कि राम और श्याम दो बंदे हैं, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि राम जो है श्याम को यंग हॉर्स देगा, लेकिन राम ने क्या किया? श्याम को क्या किया? ओल्ड हॉर्स दिया। इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो उसे यंग हॉर्स देगा, लेकिन राम ने उसे ओल्ड हॉर्स दिया। तो ये क्या है? अब ये श्याम की तरफ से क्या बन गया? वॉइडेबल बन गया, कि वो अब उसके खिलाफ कुछ बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता। अब श्याम की मर्जी है कि वो उसे एनफोर्स भी करा सकता है, नहीं भी करा सकता, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को सीज कर सकता है। सीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अब वो हॉर्स उसे वापस भी कर सकता है या फिर उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो डेफिनेशन बची हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या होता है? जो किसी के खिलाफ केस फाइल करता है, वो होता है प्लेंटिफ। जिसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी तो वो केस फाइल करेगा उसके खिलाफ, किसी और के खिलाफ। अब वो खिलाफ कौन है? डिफेंडेंट। ठीक है, तो जिसके खिलाफ बोला गया है, मतलब किसी ने उसके ऊपर केस किया है, मतलब मेरे ऊपर केस किया है किसी ने, तो मैं डिफेंडेंट हूँ। और जिसने किया है केस, वो क्या है? प्लेंटिफ। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सी डेफिनेशंस थी जो आपको समझ आ गई होंगी अब तो। अगर नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी टर्म क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, एंड आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो